हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहां पर लेके आए क्लास 12 फिजिक्स के कुल 16 टॉपिक। सर जी हाँ, यहाँ पे हम क्या लेकर आए हैं? क्लास 12 फिजिक्स के कुल 16 टॉपिक। और इस वीडियो में आपको पूरा मैं आपको 16 टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है गुरुदेव, इन 16 टॉपिक में क्या क्या है तो आपको मैं बता दूं। आपके सभी ऑब्जेक्टिव हैं जो कि पेपर में छपने वाले हैं। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ये 3 टाइप के प्रश्न है जो जिसमें आपको मैं पूरे 16 टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, कितने नंबर का आएगा? तो अगर हम नंबर की बात करें तो 8 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? लघुत्तरी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे 6 नंबर का अति लघुत्तरी। 8 से कितना हो गया? 14। और 6 नंबर का क्या हो जाएगा? बहुविकल्पी, यानी कि 20 नंबर आपका बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल पक्का होने वाला है। आपको सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, ठीक है ना। देखना, जो आपका खंड आ आता है यह आपका क्या होता है सर? बहुविकल्पी होता है। क्या होता है? बहुविकल्पी होता है। तो हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला का प्रश्न क्या है? पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। जो पीएन संधि डायोड होता है, इनकी अवक्षय परत में क्या होते हैं? तो न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न ही कोटर होते हैं। तो क्या होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये सर अवक्षय परत होते क्या हैं। किसे कहते हैं अवक्षय परत? तो पीएन संधि डायोड में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण एन क्षेत्रों से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्रों तथा पी क्षेत्रों से कुछ कोटर एन क्षेत्रों में विपरीत होकर ये आवेश वाहक अपने अपने पूरकों में से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। और इस प्रकार संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चालनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं अवक्षय परत कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। अर्थात अर्थात जो अवक्षय परत होता है, अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों उपस्थित नहीं होते हैं और यह परत पी और एन अर्धचालकों के बीच में निर्मित परत होती है और इसे क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। अब पहले का यहाँ पे ख वाला प्रश्न देखिएगा क्या है। पहले का ख वाला प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे बोल रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? मतलब अगर प्रिज्म में से कोई रंग गुजर रही है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल रंग का, बैगनी रंग का, नीला रंग का या फिर हरे रंग का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का। क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का। अर्थात प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण में रंगों की सतत परिवर्तन का क्रम के अनुसार बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। और क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रकाश किरण के जिस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है उस रंग के लिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन क्या होता है? अधिकतम होगा। अतः लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है क्या होता है सर? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तथा बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। इस प्रकार बैगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन अधिकतम तथा लाल रंग के लिए प्रकाश का जो विचलन क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्लियर है? अगला यहाँ पे प्रश्न है पहले का ग। अब देखिएगा पहले का ग करे जाके क्या प्रश्न है, ध्यान देना। प्रश्न है यहाँ पे, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से गामा नॉट के अनुक्रमानुपाती होगी? बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव या आवेश की अनंत समतल चादर या रेखीय आवेशित ताल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेश का आवेश की अनंत समतल चादर। आवेश की अनंत समतल चादर। अच्छा गुरुजी है क्या? थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। आवेशित अनंत समतल चादर के लिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, अर्थात यह दूरी पर नहीं निर्भर करती। इस प्रकार इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गामा नॉट, क्या यहाँ पे गामा नॉट कर सकते हैं, के अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन 0 होता है। अगला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम
और XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा धारा में कलांतर कितना होगा? 0 नॉट, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात है क्या क्या दिया हुआ है। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर होगा, क्या होगा? tan phi बराबर XL माइनस XC अपान R। tan phi बराबर XL, XC और R का मान यहाँ से रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 कितना होता है? अगर हम लोग tan 45 अंश का मान देखें तो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे, tan से tan कैंसिल, तो फाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 45 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा? कलांतर का मान। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? प्रतिचुम्बकी, अनुचुम्बकी, लौह चुम्बकी या इनमें से सभी? जो डोमेन होते हैं वो लौह चुम्बकी पदार्थ में बनते हैं। किस बनते हैं? लौह चुम्बकी पदार्थ में बनते हैं। अच्छा, होते क्या, थोड़ा ध्यान देना। लौह चुम्बकी पदार्थों का प्रत्येक परमाणु संयम में चुंबकीय द्विध्रुव होता है। पदार्थ के भीतर कुछ जटिल अन्योन्य क्रियाओं के कारण असंख्य परमाणु समान रूप से संरेखित होकर कुछ प्रभाव क्षेत्र बना लेते हैं और इन प्रभाव क्षेत्रों को ही डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 तक परमाणु पाए जाते हैं। अगला यहाँ पे है पहले का च। पहले का च प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की आवृत्ति होती है, जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं उनकी आवृत्ति होती है, कितनी होती है, कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो कैसी होती है? इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ कहाँ पे? यहाँ पे। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत तथा समान कला में होते हैं। किसमें होते हैं? एक दूसरे के लंबवत और समान कला में होते हैं। निर्वात में, जो निर्वात में इनकी जो चाल होती है प्रकाश के चाल के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब निर्वात में चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। अब प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है यहाँ पे, यदि R प्रतिरोध तथा C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकेंड है। सबसे पहले RC की बीमा क्या होती है? RC की अगर बीमा निकालना है तो क्या हो जाएगी? प्रतिरोध R की बीमा इंटू धारिता C की बीमा, क्योंकि हमें R प्रतिरोध और C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकेंड होगा। मतलब पहले हम लोग सेकेंड इसका बीमा निकाल लेते हैं। तो जो प्रतिरोध की बीमा क्या होती है वो होती है ml के पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2 और धारिता C की बीमा होती है m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर -4 a के पावर 2 a के पावर -2 a के पावर +2 कैंसिल, m से -1 l -2 यहाँ -3 है और यहाँ पे क्या है आपका प्लस में 4 है। प्लस में क्या है? यहाँ पे 4 है। -3 से +4 करेंगे तो कितना बचेगा? t, और t क्या है आपका? समय है, यानी बोले तो सेकेंड है। अतः आरसी की बीमा समय की बीमा के समान होती है। चूंकि समय का मात्रक सेकेंड है इसलिए आरसी का मात्रक भी क्या होगा? आपका सेकेंड ही होगा। अगला यहाँ पे दूसरे का ख क्या है प्रश्न, ध्यान देना। यहाँ पे प्रश्न ये है, किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, वायु में या जल में? अगर कोई लेंस है उसकी क्षमता सबसे अधिक किसमें होगी, वायु में होगी या फिर जल में? तो किसी लेंस की क्षमता सबसे अधिक वायु में होती है। किसी लेंस की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? वायु में होती है। अगला यहाँ पे है न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखिएगा न्यूमेरिकल है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6.0 × 10⁻15 चक्कर लगाता है तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया यहाँ पे? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो दिया है n बराबर 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड
तथा कुलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अतः वृत्तीय पथ के लिए किसी बिंदु पर धारा I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान टी। Q बराबर क्या होता है NI अपान टी हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग, N का मान रखेंगे, E का मान रखेंगे और T का मान रख के यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो I बराबर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻14 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोधी हो और शुद्ध प्रेरकी हो। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक औसत शक्ति व्यय तथा आभासी औसत शक्ति व्यय का अनुपात परिपथ की शक्ति गुणांक कहलाता है। अतः शक्ति गुणांक cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बार पी अपान वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब इसी में हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, केवल प्रतिरोध युक्त प्रतिरोध में शक्ति गुणांक का मान एकांक होगा और यदि प्रतिरोध परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है। अगला देखिएगा प्रश्न क्या है इसी में। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया न्यूमेरिकल है। प्रश्न क्या है, दूरदर्शी पर आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा इसके अभिदृश्यक का द्वारक 5 मीटर है। दूरदर्शी का कोणीय विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। दिया है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है तो दिखाते -10 मीटर होता है, रख देंगे। तथा अभिदृश्यक लेंस का जो द्वारक डी बराबर कितना दिया है 5 मीटर दिया है। तो दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है उसका सूत्र होता है 1.22 लेमडा अपान डी। लेमडा का मान यहाँ पे दिया है, डी का मान यहाँ पे दिया है, रख देंगे। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे का च है, यहाँ पे च क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। एक्स किरण के प्रमुख 2 गुण और उपयोग लिखिए। एक्स किरण के सबसे पहले प्रमुख गुण देखते हैं। ये गैस को आयनीकृत कर देती हैं और दूसरा ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और एक्स किरण के उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। यह हीरे जवाहरातों को जांचने में काम में आता है और शल्य चिकित्सा में हड्डी टूटने या बीमार अंगों की बीमारी का पता लगाने में भी हम लोग एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ दिया है तीसरे का क। प्रश्न क्या दिया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। यह सोने के नाभिक जिसका जेड का मान कितना दिया है 79 प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है, तो अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, दिया है 1/4πε0 का मान इन्होंने दे रखा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर दिया है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के ई अल्फा बराबर कितना दिया 10⁻12 जूल और अल्फा कण का जो आवेश है कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, रख देंगे। तो सोने के नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा Q बराबर ZI। ठीक है, ZI, जेड का मान इन्होंने दे रखा है, E का मान आपको 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, इसको आप कर लेंगे। अब के अल्फा बराबर क्या होता है क्यू यूवी होता है, इसी को निकालना है 1/4πε0 इंटू क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान डी। अब यहीं पे इसकी क्या कर देंगे वैल्यू रख देंगे, कैपिटल क्यू का मान, स्मॉल क्यू का मान और डी का मान इसी में क्या कर देंगे रख देंगे। और यहाँ पे के ई अल्फा का मान भी उन्होंने दे रखा था, हमें निकालना क्या है, अतः अल्फा गण की निकटतम दूरी डी निकालना है। और डी जब निकालना है तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1/4πε0 इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान के ई अल्फा का मान, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का मान दिया था 1/4πε0 का मान दिया था
रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर, सबका मान रख दीजिए और रख के आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे डी बराबर 36.4 फर्मी, अतः अल्फा कण की नाभिक से दूरी डी बराबर 36.4 फर्मी होगी। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, अर्धचालक क्या है, नौज अर्धचालक और वाह है अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले अर्धचालक होता क्या है, तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनका चालकता चालक पदार्थ से कम तथा अचालक पदार्थ से अधिक होता है अर्धचालक कहलाता है। समान ताप पर इनके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या अल्प अल्प होता है। क्या होता है, अल्प होता है। अतः इनके भीतर मुक्त वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर आते आते अल्प धारा बहने लगता है। ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अगला यहाँ पे नौज अर्धचालक। अच्छा, नौज अर्धचालक क्या होता है, वह शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो नौज अर्धचालक कहलाता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में नौज अर्धचालक हैं। नौज अर्धचालक चालक की चालकता बहुत कम होती है जिससे उनकी कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं हो सकती है। अगला है वाह्य अर्धचालक। वाह्य अर्धचालक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जर्मेनियम क्रिस्टल में यदि संयोजकता 5 अथवा 3 वाला पदार्थ मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की चालकता 16 गुना बढ़ जाती है और ऐसे अशुद्ध चालकों को वाह्य अर्धचालक कहते हैं और मिश्रित करने की यह प्रक्रिया अपमिश्रण कहलाती है। अगला टॉपिक या अगला सवाल है यहाँ पे न्यूमेरिकल है, क्या ध्यान देना है यहाँ पे। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10 गुलाम है, दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटका है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। सबसे पहले प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दिया है। बूंद का द्रव्यमान कितना दिया है, m बराबर 4.8 इंटू 10 ग्राम। बूंद पर आवेश Q का मान 2.4 इंटू 10 कूलाम और गुरुत्वीय तरंजी का मान 10 मीटर पर सेकंड उन्होंने दे रखा है। सबसे पहले संतुलन अवस्था में बात करेंगे तो QE बराबर क्या होता है, mg होता है। QE अपान डी बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर भी निकालना है तो डी का मान यहाँ गुणा हो जाएगा, mg इंटू डी अपान क्यू हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग मान रख देंगे सभी का, m का, g का, d का, q का मान रख देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁷ वोल्ट। यही इसका क्या है, आंसर है। अगला और लास्ट यहाँ पे टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध लिखिए कि अर्ध आयु और क्षय नियतांक होता क्या है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यदि आप बोर्ड परीक्षा में 95% टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक कोर्स दिया जा रहा है। कितने रुपए में, 499 रुपए मात्र, जिसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के शॉर्ट्स नोट्स, कंप्लीट वीडियो आपका लेक्चर वाइज, कंप्लीट सिलेबस, साथ ही साथ PYQ पिछले साल का पेपर विथ सॉल्व के साथ आपको दिया जा रहा है 499 रुपए में। पेमेंट कैसे करना है, QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है या फिर UPI ID skmstudy@ybl पर पेमेंट करें 499 रुपए और व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए 9572085427 और आप कोर्स से ऐड हो जाइए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कीजिए। और आशा करते हैं कि आप लोग ये कोर्स लेकर अपनी तैयारी को क्या बनाएंगे सर, बेहतर बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए सर अगला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। माना T बराबर 0 पर किसी रेडिएक्टिव तत्व में अविकटित परमाणुओं की संख्या N0 है। रदरफोर्ड सोडी के नियम से किसी क्षण T पर अवघटित परमाणु की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है ना, जहां लेमडा क्या, क्षय नियतांक है। यदि अर्ध आयु टी हाफ हो तो टी हाफ पर विकटित परमाणु संख्या n बराबर n नॉट अपान 2 हो जाएगा।
अब n नॉट अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा, जहां लेमडा है वहां पे टी हाफ हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो ई लेमडा टी हाफ बराबर 2, दोनों और लॉग ले लेंगे। जब लॉग लेंगे तो आ जाएगा आपका टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लेमडा, दैट्स द आंसर। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 16 टॉपिक कवर कराया है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 20 अंक बिल्कुल आपको यहाँ पे पक्का हो जाएगा। इसमें मैंने न्यूमेरिकल, थ्योरी, हर एक चीज मैंने कवर कराया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।